हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद कंफर्ट में। आज के सेशन में हम लोग आईपीसीसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये जो टॉपिक है वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक है, लेकिन आईआर में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के सिलेबस में अगर आप यूनिट 6 में जाते हैं तो आप देखेंगे कि ये टॉपिक पर्टिकुलरली वहाँ पर मेंशन है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम यूनिट 6 में से इस टॉपिक को भी कवर करें और देखें कि कौन से फैक्चुअल पॉइंट्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इस टॉपिक के, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, उसको डिस्कस करें। साथ ही साथ हम पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, रिपोर्ट्स डिस्कस करेंगे जो आईपीसीसी से पूछी जाती हैं। ओके, तो इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है यूएन की, ये जो आईपीसीसी है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल बॉडी, वो भी यूएन के फ्रेमवर्क के तहत बनाई गई है, जो 1988 पे सेटअप की गई। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट डेट हो गई। इस्टेब्लिश किया गया इस जो आपका इंटर गवर्नमेंटल पैनल है, इसको दो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सेटअप किया गया विद इन द यूएन। ओके, पहला है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इन दो इंस्टीट्यूशन ने इसको सेटअप किया 1988 में। तो ये दो इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो गए, एक डेट हो गए और ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन हो गए। अब जो ये इंटर गवर्नमेंटल पैनल है जो क्लाइमेट चेंज को टारगेट करता है, ये क्या क्या चीज़ें करता है, बेसिक जो इसके इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। पहला कि जो क्लाइमेट चेंज है उसका रेगुलर असेसमेंट करते हैं ऑन द साइंटिफिक बेसिस। ओके, कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका असेसमेंट करना, कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग कितना हो रहा है, कार्बन एमिशंस का क्या स्टेटस है और उसका इम्पैक्ट्स क्या पड़ रहे हैं। राइट, तो पहला कि भाई क्लाइमेट चेंज के स्टेटस को असेसमेंट करना, वो भी साइंटिफिक बेसिस पे। दूसरा इम्पॉर्टेंट है कि ये जो असेसमेंट के दौरान ये कंक्लूजन देते हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज से रिस्क क्या एसोसिएटेड है, वो भी प्रेजेंट में क्या इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं और फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट्स होने वाले हैं बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट, अब जब ये रिस्क एसोसिएटेड हैं क्लाइमेट चेंज से, सो हमारे पास अडॉप्शन एंड मिटिगेशन के ऑप्शन क्या हैं। क्लाइमेट चेंज के प्रति हम क्या चीज़ें अडॉप्ट करें, हम कैसे मिटिगेट करें क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम को, उसके लिए सजेशंस दिए जाते हैं आईपीसीसी के द्वारा। तो आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल गई कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल क्या है और ये किस तरीके के काम करता है। अब हम आ जाते हैं जो आईपीसीसी है, इसका जो गवर्नमेंट्स हैं उनको बेसिकली बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है जो भी असेसमेंट्स या जो भी रिपोर्ट्स प्रोवाइड की जाती हैं आईपीसीसी के द्वारा। तो गवर्नमेंट्स को जो क्लाइमेट रिलेटेड पॉलिसीज़ होती हैं उसको डेवलप करने में, साथ ही साथ इंटरनेशनल लेवल पर क्लाइमेट नेगोशिएशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आईपीसीसी की रिपोर्ट आई तो इंडियन गवर्नमेंट ने देखा कि भाई फ्यूचर रिस्क एसोसिएटेड क्या हैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमारे पास अडॉप्शन एंड मिटिगेशन स्ट्रेटजीज़ क्या हो सकती हैं। तो इंडिया जब भी क्लाइमेट रिलेटेड पॉलिसी डिज़ाइन करेंगे तो यहाँ पर उन फैक्ट्स को, उन पॉइंट्स को ध्यान दिया जाएगा। साथ ही साथ इंटरनेशनल लेवल, जैसे मान लीजिए आपने कॉप की मीटिंग सुनी होगी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ जो होती हैं, ओके, उस पे जब निगोशिएशंस चल रहा होता है तो डेवलपिंग कंट्रीज़ को एक एज मिल जाता है कि वो इंटरनेशनल लेवल पर निगोशिएट कर सकें। ओके, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएनएफसीसीसी क्या है कि भाई जो ग्रीन हाउस गैस कॉन्सेंट्रेशन है एटमॉस्फेयर में उसको स्टेबलाइज करना, ताकि जो डेंजर है इस ग्लोबल वार्मिंग का, ओके, या ग्रीन हाउस गैस कॉन्सेंट्रेशन का, उसे मिनिमाइज किया जा सके, रोका जा सके। ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट हम ये तो बेसिक हो गया आईपीसीसी के बारे में। अब आईपीसीसी कई तरीके की रिपोर्ट बनाता है। सबसे जो लेटेस्ट रिपोर्ट है
आईपीसीसी की वो 2022 में AR6 सिंथेसिस रिपोर्ट आई। ओके, तो आईपीसीसी की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है AR6, इसकी की फाइंडिंग्स अगर हम देखें जो पूछी जा सकती हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है अनप्रेसिडेंटेड ग्लोबल वार्मिंग। जो ग्लोबल वार्मिंग है हमारी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा बढ़ चुका है। और ये जो ग्लोबल, आपको पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट याद है कब हुआ था? 2015 में। पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था क्लाइमेट चेंज को लेकर, वो 2015 में हुआ था, COP21 में। इसमें ये टारगेट रखा गया था कि जो टेम्परेचर है, हम ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है, हम उसको 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखेंगे और एज सून एज पॉसिबल कोशिश करेंगे कि हम इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस पर रोक सकें। ओके, तो इस तरीके का टारगेट रखा गया था। लेकिन जब 2022 पे AR6 की रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि जो ह्यूमन इंड्यूस्ड ग्लोबल वार्मिंग है वो ऑलरेडी 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। जबकि हमारा टारगेट क्या था कि भाई हम इसे ओवरऑल 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखेंगे, नहीं तो 1.5 डिग्री सेल्सियस पर तो इसे रोक कर रखने की कोशिश ही करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो ये टारगेट था क्यों नहीं अचीव कर पाए? क्योंकि आईपीसीसी AR6 रिपोर्ट का मानना है कि जो कंट्रीज़ हैं वो अपने कार्बन इमिशन को कट डाउन नहीं कर रहे हैं उतनी तेज़ी के साथ में जितना की ज़रूरत है, और यही ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ा रहा है। तो ह्यूमन इंड्यूस्ड मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण जो भी कार्बन एमिशन हो रहा है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और ये टेम्परेचर इतना बढ़ गया। ओके, तो इसने क्या है, जो क्लाइमेट अर्थ का क्लाइमेट है उसमें अनप्रेसिडेंटेड चेंजेस लाया है। ओके, मतलब हमारी बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन ऐसे चेंजेस आ रहे हैं। ओके, अब ये चेंजेस के इम्पैक्ट्स क्या पड़ रहे हैं? जो ऑलरेडी डिजास्टर्स थे, ओके, वो और सीवियर हो रहे हैं। जो फ्यूचर रिस्क हैं वो स्केलेट हो गए हैं। ओके, चाहे वो पीपल्स पर इम्पैक्ट्स हो, चाहे वो डिजीज़। पीपल्स पे इम्पैक्ट्स कैसे पड़ेंगे? डिजीज़ होंगी, डिफरेंट टाइप ऑफ। इकोसिस्टम से पे इम्पैक्ट कैसे पड़ेंगे? इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय होंगे, डिसबैलेंस होंगे। गेटिंग इट? जैसे अब ये जो इवेंट्स हैं, क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स कैसे पड़ेंगे? जैसे कि आपका जो टेम्परेचर है वो राइज हो रहा है तो सी लेवल राइज हो रहा है। ओके, बहुत सारी आइलैंड जो कंट्रीज़ हैं वो डूबेंगी। इसके बाद से आपका फ्लड भी आ रहा है। ओके, ड्रॉट आ रहा है, एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट्स पड़ रहा है, जिसकी वजह से फूड सिक्योरिटी का जो क्राइसिस है वो हो रहा है। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स हो रहा है। तो ये बहुत सारे इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे को हाईलाइट किया गया। ओके, इसके बाद ग्लोबल टेम्परेचर में सरपास 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो रिपोर्ट्स के द्वारा हाईलाइट किया गया कि जो 2021 से 2040 के बीच का जो टाइम पीरियड है, हो सकता है 50% चांस है कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस को पास कर जाए, इससे ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए। ओके, लेकिन आपको पता है कि हमने 2015 में टारगेट रखा था कि भाई हम लॉन्ग टर्म में 2 डिग्री सेल्सियस से कम करेंगे, लेकिन अभी हमारा टारगेट क्या है? 5 डिग्री सेल्सियस से कम रखना। लेकिन कंट्रीज़ तो अपने कार्बन एमिशन को रिड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग एज इट इज़ है और वर्स होता जा रहा है। एक टर्म है मालाडॉप्शन का, जो इस रिपोर्ट के द्वारा हाईलाइट किया गया। मालाडॉप्शन बेसिकली है कि जो नेचर या जो ह्यूमन सिस्टम है, ओके, या इकोसिस्टम्स हैं, उनमें जो चेंजेस हैं वो इनएडवर्टेंटली हैं। बेसिकली इतने खतरनाक प्रभाव पड़ रहे हैं क्लाइमेट चेंज के हमारे जो नेचुरल इकोसिस्टम्स हैं या पीपल्स पर, कि उनको और भी ज़्यादा वल्नरेबल बना रहा है। वल्नरेबल जैसे मान लीजिए कोई जो पुअर पीपल्स हैं, अगर हम उसमें देखें पीपल्स पर, तो पुअर पीपल्स हैं जो ऑलरेडी बहुत तरीके की सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स या क्राइसिस को फेस कर रहे हैं। अगर
क्लाइमेट चेंज के इतने बैड इम्पैक्ट्स, निगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ेंगे तो इनकी लाइवलीहुड और ज़्यादा इम्पैक्ट होगी। फॉर एग्जांपल, एक फार्मर कम्युनिटी है जो एग्रीकल्चर पर बेस्ड है, जो ऑलरेडी पुअर है। अब क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एग्रीकल्चर पर बहुत ज़्यादा निगेटिव प्रभाव पड़ेगा। ड्रॉट आएगा, फ्लड आएगा, ओके या अनएक्सपेक्टेड रेनफॉल हो जाएगा, तो ये पुअर फैमिली, फार्मर फैमिली और पुअर हो जाएगी। तो ये वल्नरेबिलिटी इनकी बढ़ गई। इसी तरीके से अगर हम देखें इकोसिस्टम, जैसे बहुत सारे सेंसिटिव इकोसिस्टम्स होते हैं हमारे, ओके, जैसे हमारे फॉरेस्ट हो गए, रिवर्स इकोसिस्टम हो गए, बहुत सारे वेटलैंड इकोसिस्टम हो गए, ऑलरेडी फ्रेजाइल हैं, मैंग्रोव वन हो गए जो आपके फॉरेस्ट हैं। क्लाइमेट चेंज का इन पे और ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और ये और ज़्यादा वल्नरेबल होंगे, राइट। तो यहाँ पर जो 6th असेसमेंट रिपोर्ट है AR6 जो आपके IPCC के द्वारा लाई गई, मोस्ट सीरियस फाइंडिंग इसकी क्या है कि जो सम ऑफ द क्लाइमेट सिस्टम ऑफ द प्लैनेट हैव ऑलरेडी सीन इन जो इररिवर्सिबल चेंजेस ड्यू टू द अनएबिटेटेड ग्लोबल वार्मिंग। इररिवर्सिबल मतलब इम्पैक्ट्स इतने ज़्यादा हो गए हैं कि इसको आप रिवर्स करके फिर से हेल्दी नहीं बना सकते। इट इज़ जस्ट लाइक कि आप क्योर नहीं कर सकते हो। जैसे मान लीजिए पीपल्स को कोई डिजीज़ हो गई, ओके, अब वो डिजीज़ ऐसी है कि उसका कोई क्योर नहीं अवेलेबल है। उसी तरीके से क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट्स प्लैनेट पे पड़ रहे हैं वो इरिवर्सिबल हैं। मतलब आप कोई भी मिटिगेशन स्ट्रैटेजी ले लो, कोई भी एडॉप्शन स्ट्रैटेजी ले लो, आप उसे मिटिगेट नहीं कर सकते, आप उसे फिर से हेल्दी नहीं बना सकते हो। गेटिंग इट। तो यहाँ पर जो ARC6 रिपोर्ट है आपकी, वो इस चीज़ को हाईलाइट करती है कि क्लाइमेट चेंज कितना खतरनाक है, ग्लोबल वार्मिंग कितना खतरनाक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इन पॉइंट्स को हाईलाइट करने का यही है कि जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल है ऑन क्लाइमेट चेंज, ये इसके इन रिपोर्ट्स का प्रभाव पड़ेगा जब गवर्नमेंट्स अपनी पॉलिसीज़ डिज़ाइन कर रहे होंगे क्लाइमेट चेंज को लेकर। अब हम आ जाते हैं पर्टिकुलर इंडिया के बारे में। तो वाई इंडिया नीड्स टू वरी अबाउट क्लाइमेट चेंज। जो IPCC है, इसकी इन्वायरमेंटल वार्निंग्स क्या हैं इंडिया को लेकर, जिसे इंडिया इग्नोर नहीं कर सकता। इंडिया आपका, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, 3rd लार्जेस्ट कार्बन एमिटर है ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर चाइना एंड US, ओके। अब आपको पता है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, डेवलपिंग कंट्रीज़ है, बहुत सारे प्रोजेक्ट डेवलप हो रहे हैं, इन सारी प्रोसेस में कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा होता है। IPCC रिपोर्ट्स ने प्रोजेक्ट किया है कि 21st सेंचुरी में साउथ एशिया पे जो हीट वेव्स होंगी या जो ह्यूमिड हीट स्ट्रेस होगा वो मोर इंटेंस होगा और फ्रिक्वेंट होगा। साउथ एशिया में इंडिया भी एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है, आपको पता है। तो हीट वेव्स आप देखते होंगे कि जो समर का टाइम होता है, समर मंथ्स होते हैं, उसमें हीट वेव्स कितनी इंटेंस होती है, कितने सारे लोगों की डेथ होती है ड्यू टू हीट वेव्स, ड्यू टू ह्यूमिड हीट्स, ओके। तो ये बहुत खतरनाक है इंडिया के लिए, और इंडिया के लिए एक वार्निंग है कि हमें क्लाइमेट चेंज जो फ्रेंडली पॉलिसीज़ हैं वो डिज़ाइन करने की ज़रूरत है। उसी तरीके से एनुअल एंड समर मानसून प्रेसिपिटेशन, जो बारिश होती है वो इंक्रीज़ होगी, फ्लड आएगा एंड ऑल। इसके बाद से रिपोर्ट कहती है कि जो लाइवलीहुड है पीपल्स की, चाहे वो फूड इनसिक्योरिटी हो, चाहे वो फूड प्राइसेस का हाई कॉस्ट हो, इनकम लॉसेस हो, या लॉस्ट ऑफ लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ हो, ओके, या हेल्थ इम्पैक्ट्स, या पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, ये और भी ज़्यादा वल्नरेबल करने वाला है, और भी ज़्यादा वल्नरेबल सिचुएशन क्रिएट करने वाला है इंडिया की पॉपुलेशन के लिए, इन केस अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज हो जाता है, जैसे कि एक्सपेक्टेशन या प्रोजेक्ट किया गया है रिपोर्ट के द्वारा। इंडिया में सी लेवल राइज का भी बहुत डिज़ास्ट्रस इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं, क्योंकि इंडिया की लार्ज कोस्ट लाइन है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैं वो जो कोस्ट लाइन के नज़दीक रहते हैं और अपने लाइवलीहुड के लिए सी पर डिपेंडेंट हैं, ओके, उनकी लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। डेडली हीट वेव्स, ओके, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी।
तो हमने इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखा कि किस तरीके से इंडिया को देयर इज़ अ नीड टू वरी अबाउट द क्लाइमेट चेंज। अब इंडिया ने ऑलरेडी क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं इससे मिटिगेट करने के लिए। बहुत ही पॉपुलर है जो आपका एनडीसी टारगेट्स हैं, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये UNFCCC 2015 जब पेरिस एग्रीमेंट हुआ था तो उसमें हर एक नेशन स्टेट ने अपने अपने कुछ टारगेट्स डिफाइन किए थे कि भाई हाँ हम ये टारगेट्स इस ईयर तक अचीव करेंगे। तो इंडिया का था जिसे हम नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन टारगेट्स कह रहे हैं। ओके, कब किया गया था? UNFCCC 2015 जो आपका COP21 था पेरिस एग्रीमेंट के दौरान। ओके, पहला था कि भाई जो नॉन फॉसिल सोर्सेज के द्वारा पावर जनरेट की जाएगी या इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो भी फ्रॉम द नॉन फॉसिल सोर्सेज जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, उसे हम 40% करेंगे। दूसरा टारगेट था कि जो इमिशंस जो इंटेंसिटी है जीडीपी की उसे हम 33 to 35% रिड्यूस करेंगे कंपेयर्ड टू द 2005 लेवल। तीसरा था कि हम एडिशनल कार्बन सिंक यहाँ पर क्रिएट करेंगे इक्विवेलेंट टू 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ CO2। ओके, तो एक तरीके से कार्बन सिंक क्रिएट करना जो कार्बन है उसको अब्जॉर्व कर लेते हैं। ओके, तो जैसे कि एडिशनल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर डेवलप किया जाएगा, क्रिएट किया जाएगा जिससे कि हम कार्बन सिंक बना सके। अगर आप देखोगे कि फिर से जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है उसको फर्दर अपडेट किया गया इंडिया के द्वारा और हमारे इस कमिटमेंट को और स्ट्रॉन्ग बनाया गया जिसमें इमिशन इंटेंसिटी था ये वाला ना कि 33 to 35% हम रिड्यूस करेंगे एज कम्पेयर टू 2005 लेवल, इसे 45% किया गया आपका। और ये हम टारगेट कब तक अचीव करेंगे? 2030 तक। दूसरा जो नॉन फॉसिल फ्यूल से एनर्जी जनरेशन का टारगेट था 40%, उसको 50% कर दिया गया। तो इन सारे टारगेट को अचीव करना है बाई 2030 तक। ये आपका 2015 में टारगेट्स बनाए गए 40% एंड 33 to 35%। फिर इसे फर्दर अपडेट किया गया इंडिया के द्वारा। ओके, और ये अपडेटेड यहाँ पर आपका मेंशन है, कंफ्यूज मत होना। गवर्नमेंट ने नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज जैसे NAPCC इसे आप कह सकते हैं, ये एक पॉलिसी फ्रेमवर्क है फॉर क्लाइमेट एक्शन इन इंडिया के लिए जो इंडिया गवर्नमेंट ने इसे ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया है। ये 2008 में लाया गया था नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। इसमें मिटिगेशन, अडॉप्शन एंड जनरेशन स्ट्रेटजीज इन्वॉल्व हैं जैसे कि नेशनल मिशंस ऑन द स्पेसिफिक एरियाज ऑफ सोलर एनर्जी। सो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज में आपका सोलर एनर्जी, ओके, एनर्जी इफिशिएंसी को लेकर है, देन वाटर, एग्रीकल्चर, हिमालयन इकोसिस्टम पर फोकस किया जाएगा, सस्टेनेबल हैबिटाट्स पर फोकस किया जाएगा, ग्रीन इंडिया पे फोकस किया जाएगा और साथ ही साथ स्ट्रेटेजिक नॉलेज ऑन क्लाइमेट चेंज इस पर फोकस किया जाएगा। तो ये नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज ये भी एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लिया गया। दूसरा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, आपको पता है कि किस तरीके से डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को लेकर ये प्लानिंग को डेवलप करते हैं और अर्ली वार्निंग सिस्टम इनके द्वारा डिज़ाइन किया गया है ताकि जो वेदर फॉरकास्ट है कि भाई कब हैवी रेन होने वाली है, कब ड्रॉट पड़ने वाला है, इन सारी चीज़ों को इनके द्वारा फॉरकास्ट किया जा सके और लोग अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। इसी तरीके से एक कॉन्सेप्ट है मास मूवमेंट का लाइफ जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दिया गया, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, जहाँ पर एक सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल, इन्वायरमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल
के प्रति अवेयर किया जाएगा लोगों को, ताकि हम क्लाइमेट चेंज के प्रति अपने आप को और अवेयर कर सके, अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बना सके, रिजिलियंट बना सके और कॉम्बैट कर सके इस प्रॉब्लम को। देन एक और टारगेट है, इंडिया ने जो लॉन्ग टर्म गोल रखा है नेट जीरो बाई 2070, कि 2070 तक जो कार्बन एमिशन है हम उसको जीरो करेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट टारगेट है। तो आपने देखा कि किस तरीके से इंडिया को पे प्रेशर है कि वो क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करे, ओके, बाय कंट्रोलिंग द इमिशन ग्रोथ, जो कार्बन इमिशन है उसको रिड्यूस करे। इसके साथ साथ हमें वाटर सिक्योरिटी, ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन्स एंड अदर जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं उनके प्रति भी ध्यान देने की ज़रूरत है, ओके। तो ये कंक्लूजन हो सकता है आपका। तो आई होप यू गॉट दिस टॉपिक जो आपका है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये यूनिट 6 पे मेंशन है, तो मुझे इंडिया का पर्सपेक्टिव भी इससे ऐड करना इम्पॉर्टेंट लगा। अदरवाइज मैं चाहती तो आपको जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है सिर्फ इसके बारे में और इसकी रिपोर्ट के बारे में ख़त्म कर सकती थी लेक्चर, लेकिन मुझे लगा कि इंडिया का पर्सपेक्टिव या इंडिया का क्या स्टेटस है उसको इंक्लूड करना ज़रूरी है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके बारे में आपको अपडेटेड रहना है। अगर कोई करंट COP होता है तो वो कहाँ पर हो रही है, उसके की फाइंडिंग्स क्या हैं, की हाइलाइट्स क्या हैं, वो आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं जो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना है, ओके। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइज। आई होप आज का लेक्चर आपने इन्जॉय किया होगा, और ये जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं UGC नेट सिलेबस के जो कहीं पर नहीं मिलते हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और एक बेसिक नॉलेज आपको हो जाएगी यहाँ पर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक करिएगा अगर आज के सेशन आपको पसंद आया होगा। एक कमेंट करके मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, एंड इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिएगा मुझे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।